बिना तैयारी बैठक में पहुंचे अधिकारियों पर सीएम धामी सख्त। विभागीय समन्वय की कमी पर जताई नाराजगी। 15 जून तक लंबित घोषणाओं के जीओ जारी करने के दिए निर्देश। अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन हुआ तेज। कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल के लिए आंदोलन रथ रवाना। 5 जिलों में जनसंपर्क कर 9 मई को लौटेगी टीम। राज्य में ग्लेशियर झीलों की प्रभावी निगरानी पर मुख्य सचिव का जोर। अर्ली वार्निंग सिस्टम के उपकरण जल्द लगाने के निर्देश। वसुंधरा झील बनेगी पायलट प्रोजेक्ट। मामूली विवाद को लेकर के किसान के नेता पर आधा दर्जन दबंगों ने किया हमला। मारपीट और हवाई फायरिंग कर मचाई दहशत। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 अपराधियों को किया जिला बदर। राहुल कश्यप और आसिफ 6 महीने के लिए जिले के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ सीमा पार छोड़ा गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों पर सख्त नजर आए हैं। वहीं बिना तैयारी बैठक में पहुंचे अधिकारियों को सीएम ने कड़ी फटकार लगाई और साफ निर्देश दिया है कि 15 जून तक सभी लंबित घोषणाओं के शासनादेश जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री ने विभागों के बीच समन्वय की कमी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि 15 जून से पहले सभी लंबित कार्यों की समीक्षा दोबारा की जाएगी। साथ ही जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और सिलापट्ट न लगाने पर भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। और वहीं देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कालसी क्षेत्र में स्वयं यातायात समूहों की इकाइयों का निरीक्षण किया है और महिलाओं के उत्पादों को ऑनलाइन बाजार से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने साफ कहा है कि सभी समूहों को गूगल मैप पर पंजीकृत किया जाए ताकि उनके उत्पादों की पहुंच देश भर में बढ़ सके। निरीक्षण के दौरान कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूनिट, ग्रोथ सेंटर और डेयरी फार्म की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और डीएम ने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, बेहतर पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए ठोस कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही अमृत सरोवर के मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और महिलाओं को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया है। कालसी डेयरी फार्म में पशुपालन और नस्ल सुधार कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सुविधाएं मजबूत करने का निर्देश दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां देहरादून से कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पॉली हाउस योजना के तहत डिजिटल सब्सिडी सिस्टम की शुरुआत की है। अब किसानों को अनुदान सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी के माध्यम से सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। मंत्री ने बताया है कि किसान अपनी सरकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे और सत्यापन के बाद ही उन्हें डिजिटल वाउचर जारी किए जाएंगे। पॉली हाउस निर्माण पूरा होने पर भी भुगतान संबंधित फर्म को ट्रांसफर होगा और इस योजना के तहत 50 से 100 वर्ग मीटर पॉली हाउस पर किसानों को 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय किया गया है। सरकार का दावा है कि इस डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों की आय में भी इजाफा होगा। कि हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। जो सुशासन की हम बात करते हैं वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। और क्योंकि इस योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, आज डिजिटल क्रांति का युग है। अगर आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जब नीचे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है तो 15 पैसे हो जाता है। लेकिन अब जितनी भी राशि स्वीकृत होगी सीधा किसान के खाते में जाएगी। आज उन किसानों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं जिनके खाते में धनराशि आती है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस का राज्यव्यापी आंदोलन तेज हो गया है। पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में आंदोलन के चौथे चरण की शुरुआत कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से की गई है। इस मौके पर गणेश गौदियाल और हरीश रावत ने आंदोलन रथ को हरी झंडी दिखा करके कुमाऊं मंडल के लिए रवाना किया है। कर्नल नेगी ने यह भी बताया है कि इससे पहले 3 चरणों में गढ़वाल और कुमाऊं में यात्राएं निकाली जा चुकी है, जिन्हें अच्छा समर्थन मिला है। अब चौथे चरण में 8 सदस्यीय टीम खटीमा, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में जनसंपर्क करेगी और 9 मई को देहरादून लौटेगी। और वहीं ऋषिकेश में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए हरिद्वार रोड पर एक बहुमंजिला इमारत को सील कर दिया है। ये कार्रवाई एसडीएम के निर्देश पर की गई है, जहां बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंच करके निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया है। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रही है और साथ ही पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराई गई है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने साफ कहा है कि नियमों के खिलाफ किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार हो रही इस सख्ती से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां एसडीआरएफ ने गहरी खाई में गिरी कमांडर जीप हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। मूनाकोट से झूला घाट मार्ग पर बूरा गांव के पास एक जीप करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 4 लोग सवार थे। हादसा उस समय हुआ जब सभी लोग एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए 3 घायलों को पहले ही बाहर निकाल करके अस्पताल भिजवा दिया, जबकि एक युवक लक्की भंडारी की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने दुर्गम परिस्थितियों में अभियान चला करके मृतक के शव को खाई से बाहर निकाला और पुलिस को सौंप दिया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। इस वक्त अल्मोड़ा से दुखद खबर सामने आ रही है, जहां एसडीआरएफ की टीम ने खाई में गिरे वाहन से लापता आरक्षी का शव बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बतरौज खान थाने में तैनात आरक्षी संजीव चौधरी पिछले 4 दिनों से लापता थे। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची, जहां कार करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिरी मिली। कठिन परिस्थितियों में रेस्क्यू अभियान चलाते हुए टीम ने खाई में उतर करके शव को बाहर निकाला। शव को मुख्य मार्ग तक ला करके पुलिस को सौंप दिया गया है, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में इलाके में शोक की लहर है। खबर केदारनाथ से आ रही है, जहां पर एसडीआरएफ ने भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड से बीच में तीर्थयात्रियों की जान बचा करके मिसाल पेश की है। पहली घटना में हेलीपैड के पास एक 70 वर्षीय तीर्थयात्री आशाराम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंच करके प्राथमिक उपचार दिया और स्ट्रेचर के जरिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहीं दूसरी घटना में आस्था पथ पर एक महिला तीर्थयात्री कांताबाई की हालत बिगड़ने पर टीम ने तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट दे करके उन्हें पीएचसी में भर्ती कराया। विषम मौसम के बावजूद एसडीआरएफ की तत्परता से दोनों तीर्थयात्रियों का समय पर इलाज मिल सका है, जिससे उनकी जान बचाई जा सकी है। और वहीं भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत श्रीलंका के सिविल सर्वेंट का प्रतिनिधिमंडल एसडीआरएफ मुख्यालय जॉली ग्रांट पहुंचा, जहां उन्होंने आपदा प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों की और साथ ही कार्यप्रणालियों का अध्ययन किया है। सेना नायक अर्पण यदुवंशी के निर्देशन में टीम को एसडीआरएफ की क्विक रिस्पांस सिस्टम, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और 4 धाम यात्रा के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान सैटेलाइट कम्युनिकेशन, थर्मल इमेजर और माउंटेन रेस्क्यू तकनीकों का भी प्रदर्शन किया गया है, जिससे प्रतिनिधिमंडल ने सराहा है। ये अध्ययन भ्रमण भारत और साथ ही श्रीलंका के बीच आपदा प्रबंधन सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
राज्य में ग्लेशियर झीलों से संभावित खतरे को लेकर के मुख्य सचिव राधा रतुंडू ने प्रभावी निगरानी और अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत करने के लिए निर्देश दिए हैं। बैठक में तय किया गया है कि वसुंधरा झील को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां वैज्ञानिक मॉडल के आधार पर जोखिम न्यूनीकरण किया जाएगा। साथ ही राज्य में पहले से 149 सेंसर और साथ ही 112 सायरन लगाए जा चुके हैं। वहीं भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली को और मजबूत करने के लिए IIT रुड़की के साथ मिलकर के काम किया जा रहा है। सरकार ने भूकंप और आपदा जोखिम कम करने के लिए 500 नए सेंसर लगाने का भी फैसला लिया है। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में 48 संवेदनशील स्थलों की पहचान कर संयुक्त समिति को सक्रिय किया गया है। और वहीं उत्तराखंड के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कुल्हान स्थित उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। इस दौरान बस सेवाओं की समयबद्धता और संचालन में दक्षता बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। मंत्री ने बस अड्डों के निर्माण कार्य और नए प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया है। साथ ही इलेक्ट्रिक और साथ ही पर्यावरण अनुकूल बसों को बढ़ावा देने की बात भी कही है। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत करने, कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार और शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कनिष्क सिंह नाम के अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के सरगना को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का निजी सचिव बताकर के नेताओं और जनप्रतिनिधियों से ठगी करता था। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने महिला जनप्रतिनिधि भावना पांडे से पार्टी में बड़ा पद दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें से रकम भी वसूली गई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने इससे पहले भी जयपुर और पटना जैसे शहरों में नेताओं को टिकट और पद दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की है। रुड़की जिले में मामूली बात पर किसान नेता के पुत्र पर आधा दर्जन दबंगों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की, वहीं हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गया। हमले की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस सीसीटीवी की सहायता से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हरिद्वार में यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। बता दें कि शिवालिक नगर चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को रोक करके उनके दस्तावेजों की जांच की गई है। अभियान के दौरान बिना हेलमेट और अधूरे दस्तावेजों के साथ चल रहे वाहनों के चालान काटे गए हैं। वहीं कुछ वाहनों को सीज भी किया गया है। और वहीं देहरादून पुलिस ने 2 आदतन अपराधियों को ढोल नगाड़ों के साथ जिला बदर कर दिया है। ये कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर की गई है, जिसके तहत दोनों को 6 महीने के लिए जिलों की सीमा से बाहर किया गया है। विकास नगर क्षेत्र के रहने वाले राहुल कश्यप और आसिफ पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर आपराधिक मामलों पर केस दर्ज है। पुलिस ने दोनों को हिमाचल प्रदेश की सीमा पांवटा साहिब पर छोड़ करके जिले से बाहर कर दिया है और चेतावनी दी है कि अवधि के दौरान दोबारा प्रवेश पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ सार्वजनिक रूप से मुनादी कर ये संदेश भी दिया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।